हेलो फ्रेंड्स। गवर्नमेंट दृश्य में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे हो। आज हम लोग देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर का क्या यूज़ होता है कंप्यूटर साइंस में, और डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और हम लोग अभी तक क्या क्या चीज़ अचीव कर सके हैं डेटा स्ट्रक्चर की वजह से। हम लोग ऐसे सुनते हैं कि डेटा डेटा स्ट्रक्चर बहुत यूज़फुल है इस कोडिंग में। जब हम प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं या फिर कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। तो इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस हैं, ये हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले तो है कि डेटा स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज्ड कोड में यूज़ होता है। मैं पर्सनली एक 15 मिनट के रनिंग टाइम वाले कोड को डेटा स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज़ करके 1 मिनट पर ले आया था। तो ये इतना बड़ा प्रोग्रेस हो सकता है अगर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पर अच्छी कमांड रखते हैं तो। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जैसे कि IPS, SO IT ऑफिसर हो गया, BPSC TRE कंप्यूटर साइंस हो गया, जितने भी ये सब एग्ज़ाम है उसको भी देखेंगे। और आपका कोर्स वर्क भी 11th 12th का जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, वो सब में सब यूज़ आएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर से ऑप्टिमाइजेशन इस तरह होता है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। अब हम लोग कहते हैं अगर कि एक रूम है जिसमें घर के सारे लोग को बैठना है, ठीक है। तो अगर हम लोग उसमें जो चेयर का ऑर्गेनाइजेशन है, अगर चेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा जाए जिस पे कोई बैठ ही ना सके, तो उसको चेयर को एक बंदा चेयर को उठाएगा, एक जगह पे रखेगा, उस पर बैठेगा, फिर दूसरा आएगा उठाएगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम लोग चेयर को पहले से ही एक एक चेयर जैसे बैठने का तरीका होता है वैसे अगर रख दें तो जैसे तो क्या होगा, टाइम बचेगा, सब जाके एक बार में ही बैठ जाएंगे तो बहुत सारा टाइम बच जाएगा। फिर हम लोग मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड अगर है तो मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि पूरे घर के लोग एक रूम में आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हमेशा वहीं पे रहेंगे, वो आएंगे तो उनसे जो भी चीज़ अचीव हुआ डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में वो चीज़ यूज़ होगा। फिर जैसी नीड होगी उस टाइप से। तो हम लोग का क्या मकसद क्या है कंप्यूटर साइंस का, कि चीज़ों को ऑप्टिमम तरीके से करना, न ज़्यादा हो जाए और न एकदम ख़त्म हो जाए, बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बीच में रहना। हमेशा बेस्ट केस की तरफ से जाना है, वर्स्ट केस से बचना है। तो इससे क्या होगा, हम लोग आज घर की बात कर रहे हैं, कल को किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लिया वाइट हाउस में कुछ ज़्यादा लोग को रुकना है, तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर का ऑप्टिमाइजेशन बहुत तरह का करके हम लोग बहुत लोग को वाइट हाउस में ठहरा लेंगे। वहाँ पे रूल्स अलग है, वहाँ पे प्रेसिडेंट के रूम में कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, ये सारा चीज़ कंस्ट्रेंट रहेगा। लेकिन अगर हमारा कमांड रहेगा डेटा स्ट्रक्चर पे तो हम वहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। ये बस समझाने के लिए एक एनालॉजी है रियल लाइफ सिनेरियो से। ऐसा कंप्यूटर साइंस में होता है। कुछ प्रोग्राम्स में अलग तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसी कॉन्स्टेंट्स को हम लोग एड्रेस करते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर को लेवरेज करके उन चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अचीव करते हैं। अब क्या है, टाइप्स टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स जो है दो तरह के मेजरली हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को दो दो मेजर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। एक तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे एरे है, एरे में बॉक्स 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 बना होता है। लिंक लिस्ट है, एक नोड दूसरे नोड को पॉइंट करता है, फिर वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है, फिर वो नेक्स्ट नोड को करता है। स्टैक्स हैं जैसे स्टैक्स ऑफ प्लेट्स, हम लोग प्लेट को एक पे एक के ऊपर एक रखते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था चेयर वाला, अगर एक के ऊपर एक चेयर रखा हुआ है तो वो स्टैक है। अगर चेयर एक साथ एक लाइन में लगा हुआ है तो वो एरे है या लिंक लिस्ट है, उसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और क्यू क्या होता है, क्यू ऑफ अ लाइन, हम लोग बोलते हैं ना कि आप लोग क्यू में खड़े हो जाइए, जब हम लोग लाइन लगाते हैं किसी चीज़ के लिए, टिकट काउंटर पे चाहे सिनेमा का टिकट लेने के लिए, तो बोलते हैं कि क्यू में आप लोग खड़े हो जाइए। तो क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लीनियर होता है। हम लोग क्या करते हैं, लीनियर सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं, टेढ़ा लाइन नहीं होता वहाँ पे, ग्राफ टाइप का कुछ नहीं होता, बस सीधा एक लाइन होता है, इसलिए इसका नाम है लीनियर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ट्रीज,
ट्रीज़ में अब हम लोग जैसे ऑर्गेनाइज जैसे हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है मान लिया, जिसमें सबसे बड़ा पोस्ट सीईओ का है या चेयरमैन का है, जो भी है। उसके बाद पोस्ट किसी और का होगा, सीएफओ का होगा, ठीक है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सीनियर मैनेजर्स का होगा। तो ये एक विंग के जैसे, एक विंग है, उसके नीचे एक विंग है, उसके नीचे एक विंग है, उसके नीचे एक विंग है। इस तरह से डिवाइडेड मतलब एक नोड से हमारे पास मल्टीपल जगह जाने का चॉइस है। उसको ट्री कहते हैं। और ग्राफ भी उसी तरह का होता है। ग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज, ठीक है। और हैश टेबल क्या होता है, हैश टेबल को हम लोग लीनियर इमेजिन कर सकते हैं, बट इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एलोकेशन होता है। डेटा एलोकेशन इसमें डेटा का स्टोरेज दूसरे दूसरे ढंग से करते हैं, डिफरेंट टाइप से करते हैं। इसलिए हम लोग इसको हैश टेबल्स को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में रखते हैं। अब हम लोग एरे के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। एरे क्या है, एरे इज अ फिक्स साइज। एरे फिक्स साइज होता है। एरे का कभी भी हम ऐसा नहीं हो सकता है कि एरे को 5 साइज का लिए, उसके बाद एरे इक्वल टू ए इक्वल टू A+10, मतलब उसका साइज बढ़ा दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। एरे जब भी इनिशियलाइज होगा या डिक्लेयर होगा तो उसका फिक्स साइज होगा, ठीक है। सेक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है ये। कंटिन्यू इसमें जो है कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन होता है, जिसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होता है। अगर इंट अरे है तो उसमें इंटीजर नंबर ही जा सकता है, -0 और प्लस में। उसमें डबल मतलब डेसिमल वाला वैल्यू, जिस जिस वैल्यू में जिस नंबर में डेसिमल आता है, जैसे 10.2 10.5, उनको नहीं डाल सकते हैं। और इसमें कैरेक्टर को इंट वाले में नहीं डाल सकते हैं, बूलियन को कैरेक्टर वाले में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और फिक्स साइज होता है, क्योंकि एक ही डेटा टाइप है तो फिक्स साइज होगा, और एक ही एलिमेंट है। जैसे 10 है तो उसका एक साइज होगा कि 2 बाइट्स का या 4 बाइट्स का है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट का वैल्यू, इंट का साइज 2 होता है, किसी में 4 होता है। तो जिसमें 2 है उसमें 10 का वैल्यू 2 रहेगा। फिर नेक्स्ट वाले में अगर 12 है तो 12 का वैल्यू भी, साइज तो सेम रहेगा, एलिमेंट अलग रहेगा, ठीक है। और अगर एक का एड्रेस है 1000 मेमोरी लोकेशन में, तो दूसरे का 1002 में होगा, फिर तीसरे का 1004 में होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एलिमेंट के एरे का एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस है 1000 और उसके नेक्स्ट वाले का एड्रेस हो जाएगा 2000 या समथिंग। ऐसा कुछ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ पाइथन लिस्ट में हो सकता है, लिंक लिस्ट में हो सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, ये सब ऑर्गेनाइज्ड होता है, लीनियरली फिक्स साइज होता है, सेक्वेंशियल होता है, सेम टाइप होता है। ये 4 तरह के कंडीशन होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का फैसिलिटी है कि हम लोग इंडेक्स के थ्रू रैंडम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स का। एरे ऑपरेशंस क्या है, कॉमन एरे ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन एरे क्या है, एक्सेसिंग एलिमेंट ओ वन टाइम होता है। मतलब किसी भी इंडेक्स को हम क्या करेगा, इसमें सबसे पहले बेस एड्रेस होता है, जो एलिमेंट एरे के सबसे पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। उस एड्रेस से ही ये कहीं और पहुंच सकता है। अगर वो बेस एड्रेस ही हमको ना पता चले, उसमें पहले वाले बेस एड्रेस वाले में अगर वैल्यू ना हो और उसके बाद वाले में हो, तो फिर ये एरर देगा, ठीक है। तो एक्सेसिंग एलिमेंट्स ओवन टाइम में अगर है तो कैसे होगा, बेस एड्रेस प्लस, जैसे अगर इंडेक्स 0 है और वो पे हमारा बेस एड्रेस है, तो हमें अगर पांचवा एलिमेंट को एक्सेस करना है तो ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा लिखना कुछ पड़ेगा कि A0+5 या ऐसा कुछ करना पड़ेगा इंडेक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। इंडेक्स ऑफ A5 लिखेंगे तो वो 0 पे ऑटोमेटिकली जाएगा, और 5 ऐड करके वो पांचवें एलिमेंट पे, मतलब 1002 पे, 1000 पे 0th है और 1010 पे पांचवा है, तो वो 10 को ऑटोमेटिकली अंदर से कर लेगा और एक बार में रिजल्ट दे देगा। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O1, वो कांस्टेंट टाइम है। मतलब आ, दिया और रिट्रीव किया, ठीक है। इंसर्शन जो है, इंसर्शन ON टाइम में है। अब इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों। अब इंसर्शन क्या होता है भाई, कि हम किसी एलिमेंट को एरे में रखना चाहते हैं, तो क्या होगा, शुरू में जो रखा हुआ है, उसके बाद वाले में हम रखना चाहते हैं या उसमें रखना चाहते हैं, तो उसका एड्रेस देगा और फिर वो आइटरेट करेगा वहाँ तक। इस बार वो मेमोरी में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं पहुँचेगा, ओवन टाइम में नहीं, ये ON जितना भी नंबर उसके बीच में आ रहा है इस एरे को। जैसे मेरे पास एक एरे है 1 to 10 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा एरे में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग इंसर्शन डिलीशन करना है उसमें से 11, और हमको फिफ्थ पोजीशन में करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। 1 पे जाना पड़ेगा, 2 पे जाना पड़ेगा, 3 पे, 4 पे,
फाइव पे, फाइव वाले को फाइव के उसके बाद फिर उसको उसका प्रॉपर एल्गोरिदम होता है जिसमें वो शिफ्ट कराया जाता है एरे को शिफ्ट कराएंगे और उसके बाद उसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये ओ एन टाइम लगेगा। डिलीट के लिए भी इसी तरह एरे को शिफ्ट कराया जाता है, उसमें ओ एन टाइम लगता है। जितना एलिमेंट को शिफ्ट कराया जा रहा है उतना टाइम लगेगा। अगर 5 एलिमेंट को शिफ्ट कराया जाए तो ओ ऑफ 5 हो जाएगा, अगर 6 है तो ओ ऑफ 6 हो जाएगा। अनलाइक ओ ऑफ 1 जिसमें कोई भी एलिमेंट को एक ही बार में एड्रेस रिट्रीव कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर्चिंग, अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो 1 से स्टार्ट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च है तो बेस एड्रेस से स्टार्ट करेगा, और अगर बाइनरी सर्च है तो बीचों बीच जाएगा। लेंथ अपने आप लेंथ काउंट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद बीचों बीच जाएगा, और उसके बाद वो लेफ्ट राइट ट्रैवर्स करेगा। वो अगर हम लोग आगे देखेंगे। लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? लिंक्ड लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोड्स होते हैं। इसमें क्या होता था, एरे में ब्लॉक्स होता था, इसमें नोड्स होते हैं। नोड्स में बस यही डिफरेंस होता है कि नोड्स में 2 वैल्यू होते हैं इंस्टेड ऑफ 1। ब्लॉक में क्या होता है कि बस 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। ठीक है। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि यू हैव एक एक नोड का 2 ब्लॉक, एक नोड में 2 वैल्यूज हैं। एक तो इंट मतलब वैल्यू है जो वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, और उसमें नेक्स्ट ब्लॉक का जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस है। तो इससे क्या होगा, हम लोग अभी देखे थे कि एरे में क्या होता था, 1000 लोकेशन पे अगर बेस एड्रेस वाला एलिमेंट है तो 1002 पे नेक्स्ट होगा, 1004 पे उसका नेक्स्ट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1001 पे हो जाए, क्योंकि 1 तो साइज है नहीं, 2 है साइज, तो 1002 ही पे जाएगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि 1003 पे चला जाए, क्योंकि 1002 पे जाना उसका जरूरी है, बिकॉज ये रूल है एरे का। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में अगर 1000 पे पहला एलिमेंट है और ये पॉइंट कर देता है 2000 वाले को, तो डायरेक्ट 2000 वाले एरिया नोड पे ये चला जाएगा, या फिर 4000 कहीं भी जा सकता है। इसमें इतना फ्रीडम है। ठीक है, इसमें फ्रीडम है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है लिंक लिस्ट को समझने में। एरे से काफ़ी डिफिकल्ट होता है लिंक लिस्ट, तो ये ट्रेड ऑफ है। अब इसमें हर नोड में क्या होगा, डेटा होगा और रेफरेंस टू नेक्स्ट नोड होगा। ये हम लोग आगे देखेंगे अगर आएगा तो। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, अब सिंगली लिंक लिस्ट होता है जिसमें पहला नोड होता है, उसका नेक्स्ट नोड होता है, उसका नेक्स्ट नोड होता है, उसका नेक्स्ट नोड होता है। और डबली लिंक लिस्ट क्या होता है कि एक नोड होता है जिसमें बीच में एलिमेंट होता है, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाले नोड का एड्रेस होता है, और राइट साइड में राइट वाले नोड का एड्रेस होता है। ये सब यूजफुलनेस है इसका। हर चीज़, जो भी चीज़ अवेलेबल, फीचर अवेलेबल कराई जाती है तो उसमें यूजफुलनेस होता है, तभी वो फीचर को लाया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर साइंस। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, लास्ट नोड जो है ना वो पहले नोड को ये कर देता है, रेफरेंस करता है। लास्ट नोड पहले नोड को, मतलब पूरा एक ट्रैवर्स करके गए हम लोग लिंक लिस्ट, और फिर वो लास्ट वाला फर्स्ट नोड को रेफरेंस करेगा। इसका भी यूज़ हम लोग आगे देखेंगे। स्टैक्स, स्टैक्स क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। जैसे स्टैक ऑफ प्लेट है, एक ये प्लेट है और इसके ऊपर एक ये प्लेट है ना। तो ये क्या हो गया, एक स्टैक हो गया। मतलब अब जो लास्ट में, पहले मैं ये लाया था, ये हाथ लाया था, उसके बाद ये हाथ लाया, लेकिन लास्ट वाला ही पहले यूज हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो पहले वाला है वो लास्ट में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो चीज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट इन लास्ट आउट हो जाएगा। कैसे, ये फर्स्ट इन है, अब ये देखो ये लास्ट आउट होगा। कैसे, इस पे आया ये लास्ट वाला, लास्ट पहले यूज है, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें ऑपरेशंस होते हैं पुश, पॉप, पीक का। पुश में क्या होता है, स्टैक में एक एलिमेंट डाल दिया हमने, पुश्ड इनटू द स्टैक, फिर इसमें दूसरा एलिमेंट डाल दिया, पुश्ड। पॉप क्या होता है, पहले एलिमेंट को ले लिया, इस वाले को ले लिया, भाई अब इसमें खाना खाना है मुझे, ये वाला प्लेट में ले लिया, फिर ये वाला कोई दूसरा बंदा आके ले गया। तो ये पॉप होता है जब रिमूव करते हैं एलिमेंट को स्टैक से। और सिर्फ रिमूव करने का मतलब ये नहीं कि बस डिलीट करते हैं, उसका यूज़ होता है। कोई भी एलिमेंट पड़ा हुआ है स्टैक में तो उसका हमको यूज़ करना है, उस पर कुछ हमें प्रोग्रामिंग करना है, कुछ उसके लॉजिक बनाना है, तो ये होता है। और एक पीक होता है। अब जैसे पीक में क्या होता है कि पॉप की तरह होता है, लेकिन पॉप एग्जैक्टली करते नहीं, बस देखते हैं कि सेकंड एलिमेंट है क्या। टॉप पे जो एलिमेंट रखा हुआ है बस ये एलिमेंट है क्या, ये नहीं कि इसको डिलीट कर दिया, पॉप डिलीट कर दिया और ले लिया, नहीं, बस देख के छोड़ देना। पी किसी को कहते हैं, व्यूइंग द टॉप एलिमेंट, शीर्ष तत्व देखना। क्यू ओवरव्यू, क्यू क्या होता है, कतार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कतार। जैसे लाइन, लाइन लगाना, कतार, कतार में खड़े होना। ठीक है, क्यू क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। क्यू में अब ऐसे होता है, जैसे जैसे ये मेरा माउस है, ठीक है, ये एक मेरा माउस और ये मेरा हाथ है, ये 2 एलिमेंट है। ठीक है, एक ये आगे खड़ा रहेगा, एक ये पीछे खड़ा रहेगा, इसी को क्यू बोलते हैं।
ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट ये आया था तो ये पहले ख़त्म होगा, फिर ये वाला आगे बढ़ के ख़त्म होगा। ठीक है, तो इसमें डिलीट करने का एक ही पाथवे होता है दोनों में। स्टैक में लास्ट वाला पहले पाथ होता है, लेकिन स्टैक में भी ऐसा नहीं है कि अगर टॉप ऑफ स्टैक में मेरा ये राइट हैंड है और नीचे में लेफ्ट हैंड है, तो ऐसा नहीं कि इसको पहले डिलीट कर सकते, ये ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। डिलीट बस ऊपर ही से होगा, ऊपर ही से होगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन से डिलीट होगा। क्यू में भी वैसे ही होता है, ऐसा नहीं है कि पीछे वाला पहले काम कर ले। ठीक है, पीछे वाला पहले काम नहीं करेगा, पहले आगे वाला काम करेगा, फिर पीछे वाला आगे बढ़ के काम करेगा। तो इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और इसके जो ऑपरेशंस होते हैं एन क्यू एंड डी क्यू होता है। एन क्यू मतलब एक एलिमेंट को डालना, और डी क्यू मतलब एलिमेंट को निकालना। अब जैसे इसमें हम लोग एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है। ठीक है, तो इस हाथ को एन क्यू कर दिए हम लोग, इस हाथ को एन क्यू कर दिए, तो पहले क्या हुआ, पहले ये एन क्यू होके आया, पीछे से आता है। इसमें क्या होता है, इंसर्ट फ्रॉम द लास्ट एंड अवेल फ्रॉम द बिगिनिंग। तो पीछे से आया, एन क्यू हो गया, फिर एक पीछे से आया, एन क्यू हो गया, फिर कोई तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, ये एन क्यू होता जाएगा। और डी क्यू क्या होगा, एलिमेंट को रिमूव करना। तो जब सब कलेक्ट हो गए, सब क्यू बन गया, अब हम लोग को देना है कि भाई चलो टिकट बन तैयार हो चुका, अब सबको टिकट बांटना है। तो पहले आगे वाले को टिकट मिलेगा, ये चला जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, वो डी क्यू हो गया। फिर ये इसका प्लेस लेगा। ठीक है, और फिर इसको टिकट मिलेगा, फिर ये आगे चला जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। ट्री क्या है, ट्री हायरार्किकल है। मैंने बताया कि एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें हायरार्की होता है। हायरार्की क्या होगा, सीईओ है, चेयरमैन है, ये टॉप मोस्ट पे बैठेगा। फिर क्या होगा, उसके वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा। उसके बाद क्या होगा, सीनियर मैनेजर्स बैठेगा। उसके बाद क्या होगा, और छोटा एम्प्लॉयज़ बैठेगा, एचआर हेड बैठेगा, फिर एचआर बैठेगा। वैसे ही कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर, टेस्ट मतलब मैनेजर, या फिर टेस्ट लीड मतलब टेक लीड बैठेगा। उसके नीचे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बैठेगा, तो एक हायरार्की बनेगा। इसको ट्री कहते हैं। इसमें नोड्स होता है, और नोड्स में लिंक लिस्ट की तरह एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड्स का, जिस नोड्स को भी हमको रेफरेंस करना है। ये डेटाबेस में बहुत यूज़ होता है, फाइल सिस्टम में, और एआई में डेटा ट्रीज बहुत यूज़ होता है। ग्राफ क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स, नोड्स होता है ट्री की तरह, एजेस होता है। एजेस भी इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो ट्री में हम लोग को एज का नहीं फ़र्क ज़्यादा पड़ता है, कभी कभी एज का यूज़ होता है। ट्री में बस हमको ये चाहिए कि हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा किससे कैसे रिलेटेड है, कौन नीचे है कौन ऊपर है। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में हम देखते हैं कि क्या उसकी वैल्यू है। जैसे एक जैसे अब अगर कोई कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी के लिए दो क्लाइंट हैं। अब ये देखना है कि ये वाले पाथ में कितना कॉस्ट बैठेगा और कितना हमें प्रॉफिट आएगा। इस वाले में कितना कॉस्ट, मतलब ये मान लिया कि ये नेस्ले है, ये मेरा मैकमा इंडिया है, और ये कोई दूसरा कंपनी है। तो ये देखा कि मैं नेस्ले तक जाऊंगा, मेरा इतना पेट्रोल का खर्च होगा, और मैं ये प्रपोजल रखूंगा, तो मेरे मेरी ये कोर्स को जो भी प्रोडक्ट है इसको बाय करेगा। और अगर दूसरे कंपनी में जाऊंगा तो इतना मेरा खर्च बैठेगा और प्रॉफिट, तो इसमें देखेगा कि दोनों में फ़ायदा कहाँ ज़्यादा है, और फिर वो वहाँ जाएगा। यहाँ पे इसको इररेस्पेक्टिव ऑफ फिर कौन कंपनी किससे बड़ा है छोटी, ये चीज़ इररेस्पेक्टिव है। इसमें इसमें एज का वैल्यू पे डिपेंड करता है। नेटवर्किंग में ये यूज़ होता है, सोशल नेटवर्क्स में, पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम्स में। अब जैसे हम लोग गूगल मैप यूज़ करते हैं, जाते हैं कहीं, लाइक हम लोग कहीं गए, जैसे मैं अपने घर से कॉलेज गया, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बस रास्ता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं ना। तो क्या होगा कि इसमें देखेगा एट ईच पॉइंट, अगर यहाँ तक गए और यहाँ से एक इधर से भी रास्ता जा रहा है और एक इधर से भी रास्ता जा रहा है, तो ये क्या करेगा कि अल्गोरिदम यहाँ पे ये देखेगा कि कौन सा पाथ छोटा है, किसमें जल्दी पहुँचेंगे, और वो वाला फिर मैप पे रिकमेंड करेगा। तो ये क्या होगा, एज वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको ग्राफ बोलते हैं, और ये पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम्स में यूज़ होता है। अब हमको इतना चीज़ समझ में आ गया कि ये इन डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे बनता है, लिंक लिस्ट कैसे बनता है, क्या होता है, क्यों लिंक लिस्ट का यूज़, जब ये एरे था ही तो लिंक लिस्ट को लाने की क्या ज़रूरत है, अगर ट्री है तो ग्राफ की क्या ज़रूरत है। और फिर हम लोग इम्प्लीमेंट भी ऐसे करते हैं, इम्प्लीमेंट भी ऐसे करते हैं, जैसे एक एक एरे, एक स्टैक को एरे से इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यू को एरे से इम्प्लीमेंट करते हैं। जब एरे से इम्प्लीमेंट हो ही गया तो फिर स्टैक को लिंक लिस्ट से क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर क्यू को लिंक लिस्ट से क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सब समझना पड़ेगा। तो चूजिंग, पहले तो राइट डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करना समझना पड़ेगा
कि एरे का क्या यूज़ है, लिंक्ड लिस्ट का क्या यूज़ है। सिलेक्टिंग अ डेटा स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन डेटा एक्सेस पैटर्न। हमारा डेटा चाहिए क्या, क्या हमको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देखना है, क्या हमको यहाँ पे ये देखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे के पास, या फिर हमको ये देखना है कि मैं इस बंदे के पास जाऊँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा या उस बंदे के साथ जो कि ग्राफ में होता है, या फिर हमें बस किसी को बैठाना है, किसी को चूज़ करना है, किसी को हमें लॉटरी देना है, इस टाइप का है तो क्या होगा, किसका यूज़ करेंगे। तो डेटा का क्या एक्सेस पैटर्न होगा इस पे डिपेंड करेगा, ये रैंडम है या सीक्वेंशियल है। अब जैसे अगर सीक्वेंशियल है तो एरे हो जाएगा, और रैंडम है तो लिंक लिस्ट हो जाएगा। ये मुझे आप लोग कमेंट में बताओ ऐसा क्यों होगा कि लिंक लिस्ट में रैंडम होगा, निश्चित होगा, और इससे क्या होगा भैया आप लोग कमेंट में बताओ। इससे क्या होगा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी के थ्रू हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग एरे यूज़ करते हैं तो एरे में फिक्स डेटा होता है, लिंक लिस्ट में फिक्स नहीं होता है। बट अगर एरे में फिक्स हो गया, अगर 1,000 ब्लॉक है तो 1,000 रहेगा ना, उसमें 1 मिलियन का तो कभी वो स्पेस नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर लिंक लिस्ट में 1,000 है तो वो 1,000 और बना सकता है, तो मेमोरी यूजर ज़्यादा हो गया। तो हमको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि किस सिनेरियो में कौन सा चीज़ को अप्लाई करना है। इसी तरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का समरी है कि डेटा स्ट्रक्चर को किस तरह, क्या क्या होता है, क्या ऑपरेशन होता है, क्या एप्लीकेशन होता है। इसका आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब होता है डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ सॉर्टिंग में। पहले तो सॉर्टिंग क्या होता है, अब जैसे कोई भी नंबर ऐसे रखा हुआ है 1 3 फिर 5 फिर 6 फिर 2 फिर 3 फिर 8 फिर 9, तो ये रैंडम सा डेटा रखा हुआ है। इसको हम लोग को सॉर्ट करना है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग तो सबको पता है। कॉमन सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है, सिंपल होता है, दो लूप चलता है, उसके बाद उसमें स्वैपिंग करते हैं। इसका जो है थीटा मतलब एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर होता है, बेस्ट केस में ओ एन होता है। तो ये हम देखते हैं इसमें। ठीक है, क्विक शॉट में फास्ट होता है ये, और एवरेज इसका ओ एन लॉग एन होता है, मतलब कि एवरेज जो कि बबल शॉट का ओ एन स्क्वायर है उससे काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, तो इसलिए कभी भी कंप्यूटर साइंस में कोई चीज़ आता है उसको ऑप्टिमाइज होता है तभी आता है, तभी मार्केट में उसका वैल्यू होता है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं होता है। ये मैं कोर्स बना रहा हूँ, इसमें मैं तो आपको डिफरेंट पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा तभी मेरी वैल्यू होगी, नहीं तो फिर ये ऐसे ही बास्केट में चला जाएगा जैसे सारा चैनल चला जाता है। मर्ज सॉर्ट क्या है, मर्ज सॉर्ट लार्जर डेटा के लिए यूज़ होता है, जिसका इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लॉग एन होता है। बट क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में ये है कि मर्ज सॉर्ट लार्ज पे भी काम करता है, स्मॉल पे भी काम करता है। बेस्ट बेस्ट होता है मर्ज सॉर्ट। इसी तरह का एक और चीज़ होता है लर्निंग सर्चिंग एल्गोरिदम। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिदम या नहीं तो ट्रैवर्सिंग एल्गोरिदम्स। इसमें क्या होता है कि हमें ट्रैवर्स करना है एक एरे को, एक लिंक लिस्ट को। ठीक है, तो लीनियर सर्च के मतलब एक 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 नंबर्स है 1 3 4 5 6 7 2 2 1 3 4 6 7 ऐसे है। इसमें हमें कोई नंबर को सर्च करना है कि क्या इसमें 2 है, क्या इसमें 3 है। तो वो लीनियर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस एड्रेस वाला पहला एलिमेंट को, एरे के पहले एलिमेंट को बेस एड्रेस कहते हैं, बेस एड्रेस वाला एलिमेंट कहते हैं। पहले एलिमेंट के एड्रेस को बेस एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो पहले एलिमेंट से सर्च करेगा, सारे एलिमेंट को चेक करेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चेक करेगा, उसको सिक्वेंशियल सर्च कहते हैं। उसका थीटा कॉम्प्लेक्सिटी होता है ओ ऑफ एन। और बाइनरी सर्च क्या होता है, बीच में, जैसे पहले बताया था, बाइनरी सर्च बीच में जाएगा, उसके बाद लेफ्ट भी सर्च करेगा, राइट भी सर्च करेगा। फिर लेफ्ट में देखेगा, सबसे पहले पे तो वो सॉर्ट कर लेगा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद राइट में जाएगा। अब अगर हम सॉर्ट कर लिए 1 से 10 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हम लोग 5 पे आ गए। ठीक है, अब हमको सर्च क्या करना है 7, तो क्या 5 से स्मॉलर साइड जाएगा, कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये फिर 5 से लेके 10 तक के बीच में जाएगा, जो कि 7 या 8 के अराउंड आएगा। और फिर ये देखेगा कि 7 अब कहाँ है। अगर 8 पे है तो ये समझ जाएगा कि लेफ्ट साइड जाने में फ़ायदा है, राइट साइड जाने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 7 8 से स्मॉलर है, तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा और इसको 7 मिल जाएगा। इसमें क्या हुआ, मतलब डिवाइडेड डिवाइडेड, मतलब इसमें लीनियरली जा रहा था, इसमें डिवाइड करके जा रहा है। मतलब जहाँ पे 5 बार में लीनियर में आना था आंसर, इसमें 2 3 बार में ही आ गया। तो इसलिए ये बेटर होता है, इसका शॉर्ट एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होता है। और हैशिंग, हैशिंग क्या होता है, मतलब कि इंडेक्स दिया हुआ है और एक ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक समझ सकते हैं इसको, और एक टाइम कितना जाएगा। जैसे जैसे एरे का हम लोग बात किए थे ना कि एरे में जो कोई भी एलिमेंट को अगर लोकेट करना है तो किसी इंडेक्स के साथ, अगर इंडेक्स
वन टाइम में, तो वैसे ही हैशिंग भी होता है। अब इसका कंक्लूजन है कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है ऑप्टिमाइज और एफिशिएंट कोड लिखने में। ये बैकबोन होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ऑपरेशन एंड स्ट्रक्चर एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। क्या है? इंसर्शन है जिसमें एडिंग एलिमेंट्स। अब इंसर्शन एरे में भी हो सकता है, इंसर्शन लिंक लिस्ट में भी हो सकता है, इंसर्शन स्टैक में भी हो सकता है, इंसर्शन क्यू में भी हो सकता है, राइट। उसके बाद डिलीशन, डिलीशन भी चारों में हो सकता है। और इंसर्शन ट्री और ग्राफ में भी हो सकता है। डिलीशन इन सब सब में हो सकता है, ट्रैवर्सल सब में हो सकता है, सर्चिंग सब में हो सकता है। ठीक है, सॉर्टिंग डिपेंड करता है, ग्राफ में सॉर्टिंग करके ज़रूरत ही क्या है। और सॉर्टिंग का ट्री में अगर बाइनरी सर्च ट्री है तो वो तब वहाँ पे सॉर्टिंग यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशंस क्या है। अभी तक लोग क्या देखे, डेटा स्ट्रक्चर है क्या, डेटा स्ट्रक्चर कितने तरह का है, डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशंस क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ क्या होता है। अब हम लोग स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर एप्लीकेशंस को देखेंगे, जो कि स्टैक है। स्टैक है तो फंक्शन कॉल रिकर्शन, रिकर्शन में क्या होता है, एक वाइल इज ग्रेटर देन 10 रिकर्शन, फिर से फंक्शन को कॉल करते तो क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक फंक्शन बैठा जाता है। उसके बाद जब जो मेन कंडीशन, जो आखिरी का कंडीशन मीट होता है, जैसे इफ एन इक्वल टू 1, तब फिर इसका यूज़ करता है, फिर इसका करता है, फिर उसके नीचे वाले का, फिर उसके नीचे वाले का। तो रिकर्शन का यूज़ स्टैक का यूज़ रिकर्शन में होता है, फंक्शन कॉल को मैनेज करने में। एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, इन फिक्स, ये सब जो होता है इसमें भी स्टैक का यूज़ करते हैं हम लोग। ये हम लोग के सिलेबस में 11th 12th में रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट कभी मैं इस पर बात करूँगा। अंडू फीचर, अब क्या होता है कि किसी चीज़ को हम लोग अगर मान लिया कि अगर हम लोग लिखते हैं कोई वर्ड, टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, अगर वो किसी स्टैक में ना होता और क्यू में होता, ठीक है, तो टेक्स्ट हम लोग लिखे, अब उसके पीछे हमें लिखना पड़ता है, लेकिन हम उसके आगे लिखते हैं। वैसे ही स्टैक में क्या होता है, नीचे होता है, उसके आगे हम चीज़ों को लाते हैं और फिर अ, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अब टेक्स्ट को हमको डिलीट करना है और हम चाहेंगे कि पीछे जाके उसको डिलीट करें, तो नहीं हो पाएगा बैक स्पेस से, तो आगे जाके डिलीट करेंगे तो आगे से डिलीट होगा। जस्ट लाइक इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि डिलीट बटन जो होता है ना कीबोर्ड पे, वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है और बैक स्पेस जो होता है वो स्टैक के लिए यूज़ होता है। उसी तरह अंडू फीचर भी है। कोई भी फीचर हम लोग जैसे न्यू न्यू फोल्डर बनाए, न्यू अभी स्टैक में है, अब न्यू फोल्डर को हम लोग को डिलीट करना है, तो स्टैक वाला लॉजिक यूज़ होगा उसको डिलीट करने में। अगर अंडू करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, जो कि स्टैक वाला फीचर, बैक स्पेस वाला फीचर यूज़ होगा। क्यू का एप्लीकेशन क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग में होता है यूज़। प्रिंट क्यू, अब प्रिंट करना है कि भाई एक पेज के बाद दूसरा, पेज के बाद इसमें ऐसे ही है ना, जैसे टिकट है, एक पहले वाले नंबर वाले को टिकट मिलेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, वैसे ही पहला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो उस इसीलिए प्रिंट का क्यू का यूज़ होता है प्रिंट में, प्रिंटर में मतलब। और नेटवर्क बफरिंग का भी ऐसे ही, डेटा ट्रांसमिशन में भी ऐसे ही होता है। ट्री का क्या एप्लीकेशन है, बाइनरी सर्च ट्री है तो सर्चिंग में फ़ायदा होगा और सॉर्टिंग में फ़ायदा होगा, स्पीड में। बाइनरी सर्च ट्री ऐसा होता है जो एक पेरेंट एलिमेंट का दो ही मैक्सिमम चाइल्ड होना चाहिए, चाइल्ड नोड होना चाहिए। और हर चाइल्ड नोड अपने आप में एक बैलेंस ट्री होना चाहिए। बैलेंस ट्री का बाइनरी सर्च होना चाहिए। और बाइनरी सर्च ट्री का एक दूसरा कंडीशन ये होता है कि ये लेफ्ट नोड वाला राइट नोड वाले से छोटा होगा, राइट नोड वाला नोड से बड़ा होगा, पेरेंट नोड से बड़ा होगा। और हर नोड बीएसटी होगा, बाइनरी सर्च ट्री होगा। और मैक्सिमम दो ही नोड एक नोड का चाइल्ड हो सकता है। हीप्स क्या होता है, प्रायोरिटी बेस्ड टास्क, एक्स्ट्रा एल्गोरिदम। हीप में मतलब मेमोरी हीप्स होता है, ये हम लोग कभी आगे देखेंगे। ट्राइज एक बहुत एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत यूज़फुल होता है। जैसे कि गूगल सर्च हम लोग करते हैं ना, कोई भी चीज़ लिखते हैं तो रिकमेंड आता है कि भाई अब नेक्स्ट ये लिखे। जैसे हम लोग लिख देंगे ई ए, तो अपने आप टी रिकमेंड आएगा कि ईट लिखना है क्या, तो वो चीज़ ट्राइज से यूज़ होता है। ग्राफ एप्लीकेशंस, ग्राफ्स क्या होता है, सोशल नेटवर्क में यूज़ होता है, हम लोग बात किए। गूगल मैप्स में बात किए थे। रिकमेंडेशन सिस्टम, अमेजन नेटफ्लिक्स में डेटा साइंस का यूज़ करते हुए ग्राफ का यूज़ करते हैं हम लोग। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में यूज़ होता है फिर। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हम लोग ये देख चुके हैं, सर्चिंग भी देख चुके हैं।
तो ठीक है दोस्तों, आज आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी डाउट है, जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। हम लोग को आगे बढ़ना है सीखने में। और आई होप यू लाइक इट। थैंक यू, थैंक यू अगेन।